आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया, आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया, आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। जो हरियाणा प्रति व्यक्ति देश में 14वें नंबर पे था हिंदुस्तान में 2005 से, आज हिंदुस्तान में वो नंबर 1 पर है। प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 पर है, गेहूं की उत्पादकता में नंबर 1 पर है, सरसों की उत्पादकता में नंबर 1 पर है, दूध उत्पादन में बहुत आगे बढ़ा, चाहे वो कृषि का क्षेत्र है, चाहे औद्योगिक क्षेत्र है, चाहे शिक्षा का मामला है, हर क्षेत्र में हरियाणा ने विकास किया। सबसे आगे हरियाणा। तालीम, रोजगार, तरबियत, तहजीब, सियासत और सकाफत। हम दिखाते हैं सारे मनाजिर। हमारी खास पेशकश मंजरनामा पीर ता सनीचर दोपहर 12 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। بدي منك ما تحرمني لا بكل دقيقة تعذبني. आदाब, मैं हूं वंदना चंदेल और अब पेशी खिदमत है मंजरनामा। तमाम बड़ी खबरों की इस दौरान करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। सीआईए के सालाना इजलास में वजीर आजम का खिताब, कहा हुकूमत और कारोबारियों को होना चाहिए साथ। गुजरात असेंबली में पेश कैग की रिपोर्ट ने खोली मोदी की हुकूमत की पोल। गुजरात हुकूमत ने बड़े कारोबारियों को गैर कानूनी तरीके से पहुंचाया फायदा। कुंडा डीएसपी जियाउल हक कत्ल मामले में यूपी हुकूमत ने मानी सीबीआई की मांग। एएसपी समेत 4 थानाध्यक्षों के हुए तबादले। मरकजी वजीर खारजा सलमान खुर्शीद का बयान, कहा हुकूमत हिंद आज़मीन हज को सहूलतें फराहम करने के लिए कर रही है तमाम जरूरी इकदाम। सीआईए के सालाना इजलास में वजीर आजम मनमोहन सिंह ने किया खिताब। वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत और कारोबारियों को साथ साथ होना चाहिए, साथ ही ऊंची तरक्की शरह हासिल करना सरकार का पहला हदफ होगा। तो सीआईए को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री, जिस दौरान उन्होंने ये बातें कही। मनमोहन सिंह ने कहा कि देश में उद्योगों की स्थिति बहुत बेहतर है, लेकिन उसके बावजूद हालात निराशावादी लग रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि विश्व आर्थिक मंदी के दौर से उबरने की कोशिश कर रहा है। जाहिर तौर से भारत पर भी इसका बड़ा प्रभाव नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि देश की तरक्की उद्योगों की तरक्की के साथ जुड़ी हुई है। ये बेहद जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किया जाए, ताकि बड़े पैमाने पर लोगों के लिए रोजगार पैदा किए जा सके। To create a growth process that is truly inclusive. I also said that while the visible growth and prosperity of Indian big business, including especially its presence abroad,
was in many ways a projection of India's success, there was also need to reflect on the social responsibilities of business. I specifically mentioned the need for restraint in the matter of paying salaries and conspicuous consumption. तो उद्योगों को बढ़ावा और प्रोत्साहन देने की बात प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने की। उन्होंने कहा कि हालात तभी बेहतर हो सकते हैं जब देश का औद्योगिक जगत अपना विकास करे, और इसी में देश का जो विकास है वो भी शामिल है। बढ़ते आगे, लोकायुक्त की तकरीरी के बिल को लेकर तशवीश में घिरी नरेंद्र मोदी हुकूमत पर सीएजी की रिपोर्ट में बड़े सवाल उठे। सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया कि गुजरात हुकूमत की कंपनियों ने कई बड़े तिजारती घरानों की मिलीभगत से हुकूमती खजाने को करीब 200 करोड़ से ज्यादा का चूना लगाया। नरेंद्र मोदी हुकूमत के लिए सीएजी की एक नई रिपोर्ट ने मुसीबत खड़ी कर दी है। खबर रसा एजेंसी पीटीआई की खबर के मुताबिक सीएजी ने गुजरात हुकूमत की कंपनियों पर सवाल उठाए हैं। तो हाल ही में नरेंद्र मोदी के शासनकाल में, खासकर कि पिछले 10 सालों में गुजरात में कई बड़े औद्योगिक घरानों ने अपने पैर जमाने की कवायद शुरू की थी, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, टर्बो, लार्सन, कई बड़े घराने शामिल थे। एक तरफ मोदी विकास पुरुष होने का दावा करते हैं, तो दूसरी तरफ सीएजी का कहना है कि विकास की अच्छी खासी कीमत स्टेट गवर्नमेंट ने चुकाई है। अपने रेवेन्यू सिस्टम में सेंध लगा के करीब 200 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो खजाने को पहुंचा है। कैग की रिपोर्ट के हवाले से ये बात सामने आई है। उत्तर प्रदेश के कुंडा में डीएसपी मर्डर मामले में सीबीआई ने यूपी हुकूमत को मकतूब लिखकर पुलिस अफसरों की शिकायत की है। सीबीआई ने कहा कि 4 थाना प्रभारी और 1 एडिशनल एसपी हमारी जांच में रुकावट बन रहे हैं, लिहाजा उन्हें पोस्टिंग से हटा दिया जाए। सीबीआई की चिट्ठी के बाद यूपी हुकूमत ने सीबीआई की मांग मान ली है और 5 अफसरों समेत 4 थानों में तैनात सभी पुलिस एहलकारों को हटाने का फैसला किया है। दिल्ली के अरबपति लीडर दीपक भारद्वाज के कत्ल में पुलिस को कई अहम सुराग हाथ लगे हैं और इसकी बुनियाद पर पुलिस खास साजिश रचने वालों के बारे में पता लगा चुकी है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि अरबपति लीडर का कत्ल का अहम साजिशी करनाल का एक महंत है। करीब 35 साल की उम्र वाले इस महंत के बारे में उसके गांव के लोगों को भी बहुत कम पता है। महंत की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। पुलिस के मुताबिक इस महंत का दीपक भारद्वाज से जमीन को लेकर तनाजा था। इसी तनाजे की वजह से महंत ने जनवरी में ही दीपक के कत्ल की साजिश रची। साजिश के तहत जनवरी में ही महंत ने पुरुषोत्तम को कत्ल करने की सुपारी दी। इसके बाद शूटर्स ने दीपक के फार्म हाउस में रेकी भी की थी। महंत की तलाश में दिल्ली पुलिस हरिद्वार पहुंची है। दिल्ली पुलिस ने महंत के कनखल में वाक़े आश्रम में डेरा डाल दिया है। मरकजी वजारत दाखिला के जनरल सेक्रेटरी आरके सिंह का कहना है कि दिल्ली पुलिस के जरिए गिरफ्तार किए गए हिजबुल मुजाहिदीन के मुश्तबा दहशतगर्द लियाकत अली शाह के बारे में अगर ये पाया गया कि वो पाकिस्तान के मकबूजा कश्मीर से खुद सुपुर्दगी के इरादे से आया था तो उसे रिहा कर दिया जाएगा। सिंह का यह भी कहना था कि लियाकत की हिंद और नेपाल की सरहद के करीब से गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस के मुतजाद दावों के दरमियान एनआईए तहकीकात करेगी ताकि सच्चाई को सामने लाया जा सके। उनका यह भी कहना था कि मामले की तफ्तीश एनआईए के सुपुर्द कर दी गई है। अब इस मामले की पूरी तहकीकात एनआईए की निगरानी में मुकम्मल होगी और अगर लियाकत शाह बेकसूर पाया गया तो उसे फौरन रिहा कर दिया जाएगा ताकि वो अपने अहले खाना से मिल सके। वाजह रहे कि लियाकत शाह को उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब वो अपनी फैमिली के साथ खुर्द सुपुर्दगी के लिए आया था। वहीं दूसरी जानिब ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लियाकत अली शाह की गिरफ्तारी को लेकर स्पेशल सेल की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है और स्पेशल सेल के दावों को झूठा बताते हुए बीएसएफ कमांडर की वीडियो भी मीडिया एहलकारों को दिखाई और तमाम सबूत और दस्तावेजात की रोशनी में बताया कि स्पेशल सेल बेकसूर मुसलमानों के गिरफ्तार करके पूरी कौम को बदनाम कर रही है और ये सब कुछ इजराइल की साजिश के तहत किया जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरात के मेंबर डॉक्टर जफरुल इस्लाम ने नामा निगारों से बात करते हुए कहा कि हमारे पास एक वीडियो क्लिप है जिसमें बीएसएफ कमांडर ने
मीडिया के सामने बयान दिया था कि ये शख्स अपनी फैमिली के साथ हिंदुस्तान में आने की कोशिश कर रहा था, मगर उसके पास मुकम्मल कागजात नहीं थे, जिसकी वजह से उसे रोक लिया गया और शक की बुनियाद पर दिल्ली की तफ्तीश एजेंसी के हवाले कर दिया गया। बीएसएफ के इस दावे से स्पेशल के दावे मुकम्मल तौर पर झूठे साबित होते हैं। डॉक्टर जफरुल इस्लाम ने कहा कि अगर लियाकत अली शाह दहशतगर्द होता तो वो अपने परिवार के साथ क्यों आता। साथ ही उन्होंने हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हुए कहा कि स्पेशल सेल पर मुकम्मल पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि स्पेशल सेल हर बार बेकसूर लोगों को गिरफ्तार करती है और हकीकी कसूरवार और दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने में नाकाम रहती है। मरकजी वजीर खारजा सलमान खुर्शीद ने नामा निगारों से बातचीत करते हुए कहा कि हुकूमत हिंद आज़मीन हज को सहूलतें फराहम करने के लिए तमाम जरूरी इकदाम कर रही है और इस सिलसिले में वजारत खारजा सऊदी हुकूमत से राब्ते में है और इसके अलावा मरकजी हज कमेटी का ऐलान जल्द ही कर दिया जाएगा। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि आज़मीन हज को उम्र में एक ही मरतबा हज करने पर सब्सिडी दी जाएगी। वजीर खारजा ने कहा कि हिंदुस्तान में आज़मीन हज के लिए पासपोर्ट की शर्तें हुकूमत सऊदी अरब की तरफ से आयद की गई थी और अब तक हज के लिए दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। उनकी तादाद 3 लाख से ज्यादा है और दरख्वास्त देने वालों की तादाद ये जाहिर होता है कि आज़मीन हज को पासपोर्ट बनवाने में कोई कबाहत नहीं है। उन्होंने कहा कि जिन आज़मीन के पास पासपोर्ट नहीं है वो तत्काल के जरिए 1 हफ्ते में पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद शहादत मामले में एलके अडवाणी समेत संघ परिवार के लीडरों के खिलाफ मुजरिमाना साजिश के इल्जामात वापस लेने से मुत्तलिक इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करने में दीदा व दानिस्ता तौर पर ताखीर के लिए मरकज और सीबीआई को कड़ी तनकीद पर निशाना बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत के सीनियर लॉ अफसर को 2 हफ्ते के अंदर हलफनामा दाखिल करने की हिदायत भी दी। अदालत ने मामले का नोटिस लिया कि लॉ अफसर की वजह से अपील दायर करने में 167 दिन की ताखीर हुई है। वजह रही कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन लीडरों के खिलाफ साजिश का इल्जाम खत्म करने की खुसूसी अदालत के फैसले को सही ठहराया था। हाईकोर्ट ने अडवाणी और दीगर मुल्जिमीन के खिलाफ रायबरेली की अदालत में मुकदमा चलाने की सीबीआई को इजाजत दे दी थी। इस मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी। मुंबई में समाजवादी पार्टी के सदर और रुकने असेंबली अबू आजमी ने बुर्का पहनने वाली ख्वातीन के साथ सरकारी अमलों की बदतमीजी और तलाशी की आड़ में बुर्कापोश ख्वातीन को हिरासा किए जाने पर सख्त बरहमी का इजहार किया है और रियासती असेंबली में ऐसा करने वाले अफसरान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का मुतालबा किया। उन्होंने इम्तिहानी मराकज पर बदतमीजी किए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि तलाशी अगर किसी खातून अमले से कराई जाए तो कोई ऐतराज नहीं, मगर अफसोस मुंबई के कई अस्पतालों में बुर्कापोश ख्वातीन को हिफाजती दस्ते का अमला निशाना बनाता है। मुल्क में ख्वातीन के साथ छेड़खानी के वाकयात पर तशवीश का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि ख्वातीन की छेड़खानी की वारदातों को लेकर मुल्क में सड़कों से लेकर पार्लियामेंट तक आवाज उठाई गई थी, मगर अफसोस मुस्लिम ख्वातीन के साथ होने वाली ज्यादतियों के खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस्लामी तहरीके मुजाहिमत के सियासी शोबे के लिए काहिरा में होने वाले इंतखाबात में पोलित ब्यूरो के हालिया सदर खालिद मशाल को मजीद 4 सालों के लिए तंजीम के अहम पॉलिसी साज शोबे का सरबराह मुंतखब कर लिया गया। इंतखाबी अमल काहिरा के एक मकामी होटल में किया गया। इस्लामी तहरीके मुजाहिमत हमास के सियासी शोबे के लिए काहिरा में होने वाले इंतखाब में पोलिट ब्यूरो के हालिया सदर खालिद मशल को मजीद 4 वर्षों के लिए तंजीम के अहम पॉलिसी साज सियासी शोबे का सरबराह मुंतखब कर लिया गया है। इंतखाबी अमल काहिरा के एक मकामी होटल में किया गया। खालिद मशल को शो ऑफ हैंड के जरिए सियासी शोबे का सरबराह मुंतखब करने की तजवीज़ को फलस्तीन से हमास के एक अहम रहनुमा ने मुस्तरद करते हुए खुफिया राय शुमारी का मुतालबा किया था, जिसके नताइज सामने आने पर खालिद मशल कामयाब करार पाए। खालिद मशल ने 1 वर्ष पहले ऐलान किया था कि वो सियासी शोबे की चौथी मरतबा क़यादत नहीं कर सकते। ताहम आज होने वाले सियासी शोबे के इंतखाब में उनकी शिरकत से उनके अपने ही फैसले की तरदीद हो गई। सियासी शोबे की सरबराही का इंतखाब न लड़ने का ऐलान खालिद मशल ने
कतरी दारुल हुकूमत में एक बरस कबल फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास के साथ तय पाने वाले माहदे के बाद किया था, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने फलस्तीन में 6 माह के लिए कौमी इत्तेहाद की हुकूमत तश्कील देने पर इत्तेफाक किया था। इस माहदे की वजह खालिद मशअल को हमास की क़यादत की जानिब से सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा था। खालिद मशअल 13 बरस दमिश्क में मुकीम रहे। उन पर फलस्तीनी जमातों के दरमियान सुलह सफाई की कोशिशों की राह में रुकावट का इल्जाम आयद किया जाता रहा है। शाम में अवामी इनकलाब की जद्दोजहद के आगाज से उन्हें दमिश्क को खैराबाद कहना पड़ा और वो इब्तदाई तौर पर दोहा और फिर अम्मान में मुकीम रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। जनूबी कोरिया ने शुमाली कोरिया की जारहियत के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का ऐलान किया और कहा कि वो शुमाली कोरिया की जानिब से दी जाने वाली धमकियों को बेहद संजीदगी से ले रहा है। जनूबी कोरिया के वजारत दिफा के अहलकारों से बात करते हुए मुल्क के सदर पार्क गयून हाई ने कहा कि शुमाली कोरिया की जानिब से दी जाने वाली धमकियों को बड़ी ही संजीदगी से लिया जा रहा है। वजह रही कि शुमाली कोरिया ने कहा था कि वो जनूबी कोरिया के साथ जंग की हालत में दाखिल हो रहा है। जनूबी कोरिया ने शुमाली कोरिया की जारहियत के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के अहद का ऐलान किया है और कहा है कि वो शुमाली कोरिया की जानिब से दी जाने वाली धमकियों को बेहद संजीदगी से ले रहा है। दरअसल जनूबी कोरिया के वजारत दिफा के एहलकार से बात करते हुए मुल्क की सदर पार्क ग्योनहाई ने कहा कि शुमाली कोरिया की जानिब से दी जाने वाली धमकियों को वो बेहद संजीदगी से ले रही हैं। वाज़ेह है कि शुमाली कोरिया ने कहा था कि वो जनूबी कोरिया के साथ जंग की हालत में दाखिल हो रहा है। इससे कल गुज़िश्ता हफ्ते शुमाली कोरिया ने एक बयान में किसी भी इश्तियालअंगेज इक़दाम के खिलाफ सख्त जवाबी कार्रवाई करने का अहद किया था। वहीं दूसरी जानिब जनूबी कोरिया की न्यूज एजेंसी के मुताबिक शुमाली कोरिया की जानिब से दी जाने वाली धमकियों के बारे में बातचीत करने के लिए जनूबी कोरिया की वजीर खारजा अमेरिका जा रही हैं। इससे कबल अमेरिकी हुक्काम ने कहा था कि उन्होंने शुमाली कोरिया की तरफ से जौहरी हथियारों को बढ़ाने के अहद के बाद जनूबी कोरिया में मजीद जंगी जहाज भेज दिए हैं। दरअसल अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक F-22 जंगी तैयारों को तैनात करना जनूबी कोरिया के साथ मुश्तरका जंगी मशकों का एक हिस्सा है। वहीं शुमाली कोरिया की सरकारी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक मुल्क के आला क़यादत ने इतवार को एक इजलास में जौहरी हथियारों को कौम की जिंदगी करार देते हुए उसे मजीद बढ़ाने का अहद किया था। दरअसल अमेरिकी एहलकारों का कहना था कि F-22 तैयारों को जापान से जनूबी कोरिया के ओसान हवाई अड्डे पर ले जाया गया है। वहीं राइटर के मुताबिक जनूबी कोरिया में अमेरिकी फौज की तरफ से जारी बयान के हवाले से बताया था कि जनूबी कोरिया को इश्तियालअंगेज बयान और धमकियों से बचना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से शुमाली कोरिया बैनुल अक़वामी सतह पर मजीद तनहा हो जाएगा और खित्ते में क़याम अमन की कोशिशों को भी नुकसान होगा। हालिया दिनों में शुमाली कोरिया की तरफ से बयानबाजी के दौरान अमेरिकी B-52 और दूसरे जंगी तैयारों ने भी इन इलाकों में परवाज की है। वाज़ेह है कि शुमाली कोरिया फरवरी में एटमी धमाके करने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से पाबंदियों और अमेरिका और जनूबी कोरिया का मुश्तरका जंगी मशकों की वजह से इश्तियाल में है। ख्याल रहे कि हालिया दिनों में शुमाली कोरिया ने अमेरिका और जनूबी कोरिया पर हमलों की धमकी दी थी, जिसका जवाब अमेरिका ने इलाके में जंगी जहाजों की परवाज शुरू करने से दिया है। वहीं गुज़िश्ता मार्च में अमेरिका ने जनूबी कोरिया में जौहरी हथियारों को ले जाने की सलाहियत रखने वाले B-2 और B-52 जंगी तैयारे तैनात किए थे। इस इक़दाम के बाद अमेरिकी हुक्काम का कहना था कि इससे जाहिर होता है कि अमेरिका खित्ते में अपने इत्तेहादियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की सलाहियत रखता है। वाज़ेह है कि शुमाली कोरिया ने जनूबी कोरिया के साथ मिलिट्री हॉटलाइन या अस्करी राब्ता भी मुनक़ता कर दिया था। वहीं बाज़ माहिरीन का ख्याल है कि शुमाली कोरिया जनूबी कोरिया के साथ जंग शुरू करने का खतरा नहीं लेगा। वाज़ेह है कि जज़ीरा-ए-नुमा कोरिया में हालिया तनाव का आगाज 12 फरवरी को शुमाली कोरिया की जानिब से तीसरे जौहरी तजुर्बे के बाद शुरू हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। इसी के साथ मंजरनामा में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द होते हैं हाजिर। 3 लाख तक अधिग्रहण की 1 एकड़ की राशि थी। किसानों के लिए धरती की ये कीमत जरा सी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे 72 लाख तक बढ़ा दिया। 33 साल तक दे रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। 33 साल तक देकर रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। वर्तमान हरियाणा सरकार के आने से पहले किसान भाइयों की जमीन का अधिग्रहण कौड़ियों के भाव लगभग 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश में जमीनों के न्यूनतम फ्लोर रेट निर्धारित किए और प्रदेश में कुल 6 जोन बनाए गए, जिसके अनुसार प्रदेश के किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले 21,60,000 से लेकर 72 लाख रुपए तक प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों को मुआवजे के साथ साथ 21,000 रुपए प्रति एकड़ हर साल
33 सालों तक रॉयल्टी भी मिलेगी, जिसमें 750 रुपए प्रति वर्ष की बढ़ोतरी भी होगी। और यदि किसान की भूमि का SE, Z और टेक्नोलॉजी पार्क के लिए अधिग्रहण किया जाएगा तो रॉयल्टी की राशि 42,000 रुपए प्रति एकड़ 33 सालों तक मिलेगी, जिसमें 1,500 रुपए की प्रति वर्ष बढ़ोतरी होगी। विकास की प्रक्रिया में किसानों को भागीदार बनाने के लिए अब हमने लैंड पूलिंग जैसी अनूठी स्कीम बनाई है। इस स्कीम में यह इंतजाम किया गया है कि जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण होता है वह या तो मुआवजा ले सकता है या मुआवजे की एवज में विकसित भूमि ले सकता है। पेश है जादू। पापा जादूगर से बोलिए ना कि केबल के सिग्नल्स को ठीक कर दे। आ गया और देता हूँ एक आवश्यक सूचना तुम्हें और तुम्हारे केबल ऑपरेटर को। जी हाँ, सरकार ने डिजिटाइजेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है और 31 मार्च 2013 से इन 15 राज्यों के 38 शहरों में ये प्रक्रिया लागू हो रही है। इसलिए सेट टॉप बॉक्स लगाना हो गया है अनिवार्य। सेट टॉप बॉक्स से मिलेंगे डिजिटल सिग्नल्स, जिससे सभी चैनल्स की क्वालिटी होगी बेहतरीन। इसलिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर को बुलाओ और सेट टॉप बॉक्स लगवाओ। डिजिटाइजेशन अपना ढेरों फायदे पाओ। एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम। मंजरनामा में शाम के इनकलाबी नेटवर्क साना ने दमिश्क के गवाह में गुज़िश्ता 12 घंटों के दौरान शामी फौज के हाथों आवामी कत्लेआम के 5 वाकयात रिकॉर्ड किए। नेटवर्क के मुताबिक अब तक 50 अफराद सरकारी फौजियों की बर्बरियत का शिकार हो चुके हैं। कत्लेआम की पहली वारदात दमिश्क के नवाही शहर कफ्र बतना में हुई। इसमें 8 बच्चों समेत 15 अफराद हलाक हुए, जबकि दूसरी वारदात फलस्तीनी मुजाहिर कैंप में हुई, जिसमें 7 अफराद हलाक और 40 जख्मी हुए। उधर बुश कॉलोनी दमर में सरकारी फौज ने 2 मकामात पर खून की होली खेली, जिसमें 15 अफराद फौज की हिरासत में तशद्दुद से जान की बाजी हार गए। शामी फौज के हाथों कत्लेआम का आखिरी वाकया जमूरिया शहर में हुआ, जिसमें शामी फौज की गोलीबारी का निशाना बनने वाले 5 अफराद जाँ बहक हो गए। सऊदी अरब में हुकूमत ने ख्वातीन मशरूत तौर पर पब्लिक मकामात में मोटर बाइक चलाने की इजाजत दे दी है। सऊदी ममलिकत की मजहबी अथॉरिटी ने ख्वातीन पर यह शर्त आयद की है कि उनका कोई रिश्तेदार या सरपरस्त मोटर बाइक चलाते हुए उनके साथ होगा। सऊदी अरब में हुकूमत ने ख्वातीन को कारें चलाने की तो अभी तक इजाजत नहीं दी, लेकिन मजहबी अथॉरिटी ने हाल ही में उन्हें मशरूत तौर पर पब्लिक मकामात में मोटर बाइक चलाने की इजाजत दे दी है। सऊदी ममलिकत के महकमा अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर ने ख्वातीन पर एक शर्त ये आयद की है कि उनका कोई मर्द रिश्तेदार या सरपरस्त मोटर बाइक चलाते हुए उनके साथ होगा। जराये के मुताबिक ख्वातीन को पार्कों और साहिली समंदर के किनारे समेत दूसरी जगहों पर मोटर बाइक चलाने की इजाजत होगी, लेकिन उसकी शर्त यह होगी कि वो मुकम्मल शाइस्ता लिबास पहनेगी और इस मौके पर गिरने या हादसे की सूरत में उनको संभालने के लिए उनका कोई मर्द सरपरस्त मौजूद हो। मोटर बाइक को सिर्फ तफरीही मकसद के लिए चलाया जा सकेगा और उसको ख्वातीन सफर के मुस्तकिल जरिए के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी। मजहबी अथॉरिटी ने मोटर बाइक्स चलाने वाली ख्वातीन को हिदायत की है कि वो नौजवानों की रैलियों वाले इलाकों या एहतजाज करने वाले ग्रुपों से दूर रहें। महकमा अम्र बिल मारूफ का कहना है कि उसने कभी गैर मुल्की ख्वातीन को बग्गियों या बाइसिकल चलाने से नहीं रोका। सऊदी अरब में कार हादसात का शिकार होने वाले अफराद की मदद के लिए काम करने वाली एक गैर सरकारी तंजीम की सरबराह समिया अल बारवर्दी ने ख्वातीन को खबरदार किया है कि वो बाइसिकल और बग्गियां चलाने से गुरेज करें। उन्होंने नामा निगारों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुकम्मल हिजाब पहनकर बाइसिकल चलाने से खौफनाक हादसा रूनमा हो सकता है। वाज़ेह है कि सऊदी ख्वातीन को कारें चलाने की इजाजत नहीं है और 1990 में इस पर बाज़ाब्ता तौर पर पाबंदी लगा दी गई थी। इस मामले पर सऊदी ममलिकत में एक अरसे से बहस जारी है और हाल ही में उसको जायजे के लिए शूरा काउंसिल को पेश किया गया था। ख्वातीन को कार चलाने का हक दिलाने के लिए मुहिम में पेश कारकुनान को उम्मीद है कि शूरा काउंसिल सऊदी ख्वातीन को भी कारें चलाने की इजाजत दे देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि पाकिस्तान में अमन व अमान की खराब सूरत हाल की वजह से इंसादादे पोलियो मुहिम मुतासिर हो रही है, जिसकी वजह से लाखों बच्चे पोलियो वायरस से बचाव की हिफाजती खुराक पीने से महरूम रह गए हैं। जरा के मुताबिक पोलियो वायरस कराची के बाद इलाकों समेत सूबाए बलूचिस्तान में भी मौजूद है, जो किसी भी वक्त बच्चों पर हमलावर हो सकता है।
आलमी इदारा सेहत का कहना है कि पाकिस्तान में अमन और अमान की खराब सूरत हाल की वजह से इंसदाद पोलियो मुहिम मुतासिर हो रही है, जिसकी वजह से लाखों बच्चे पोलियो वायरस से बचाव की हिफाजती खुराक पीने से महरूम रह गए हैं। जबकि पोलियो वायरस कराची के बाज़ इलाकों समेत सूबे बलूचिस्तान में भी मौजूद है, जो किसी भी वक्त बच्चों पर हमलावर हो सकता है। दरअसल ये पहला मौका है कि पोलियो रजाकारों को मुहिम के दौरान दहशतगर्दों ने निशाना बनाया है और गुज़िश्ता दिसंबर से लेकर अब तक कराची समेत सूबे खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में पेश आने वाले वाक़यात में ख्वातीन रजाकारों समेत 15 रजाकारों को कत्ल किया जा चुका है, जो एक तशवीशनाक अमल है। इस अमल से पोलियो रजाकारों में शदीद खौफ और हिरास पाया जाता है। वहीं आलमी इदारा सेहत के मुताबिक पोलियो वायरस से बचाव की हिफाजती वैक्सीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा तेज कर दिया गया है। यही वजह है कि पाकिस्तान के कबायली इलाकों शुमाली व जनूबी वजीरिस्तान में गुज़िश्ता साल जुलाई से बच्चों को पोलियो से बचाने की हिफाजती वैक्सीन नहीं पिलाई जा सकी है, जबकि इन इलाकों में तालिबान की मौजूदगी की वजह से पोलियो टीमों को काम करने में शदीद दुश्वारी का सामना है। वाज़ेह है कि पाकिस्तान दुनिया का वो तीसरा मुल्क है जहां पोलियो वायरस पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका है। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा वफाक के ज़ेर इंतजाम कबायली इलाकों, कराची के बाज़ हिस्सों और बलूचिस्तान में कोयटा में अब भी पोलियो वायरस मौजूद है, जो किसी भी वक्त वबाई सूरत इख्तियार कर सकता है। वाज़ेह है कि रवा साल के इब्तदाई 3 माह में पोलियो के 5 मामले सामने आए हैं, जिनमें कराची, खैबर पख्तूनख्वा में मालकुंडा, मर्दान, जबकि पंजाब में जिला मयानवली शामिल है। वाज़ेह है कि हालिया महीनों में पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इंसदाद पोलियो की टीमों पर होने वाले हमलों की वजह से मुहिम मुअत्तल हुई है। साथ ही बाज़ बैनुल अक़वामी इमदादी इदारों ने मुल्क में अपने मिशन वक्ती तौर पर बंद कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। साइबर राय अमेरिकियों के इदारे फंड फॉर पीस की 2012 की नाकाम मुल्कों की सालाना फहरिस्त में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इराक को शामिल किया गया है। जारी की गई फहरिस्त में सबसे ऊपर सोमालिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और सूडान को रखा गया। फहरिस्त के मुताबिक अफगानिस्तान 6ठे जबकि पाकिस्तान 13वें मकाम पर है। इस फहरिस्त में शामिल नाकाम ममालिक ने यमन और इराक तरतीबार 8वें और 9वें मकाम पर है। दरअसल ये वो ममालिक हैं जहां आमतौर पर अफरा तफरी और तशद्दुद का बाजार गर्म रहता है और कानून की अलमदारी न होने के बराबर है। इससे पहले इन गैर मुस्तहकम मुल्कों को काफी अरसे तक इलाकाई मसला समझा जाता रहा, लेकिन 2011 दहशतगर्दाना वाकये के बाद इन मुल्कों में बैनुल अक़वामी सलामती के मसले की शक्ल इख्तियार कर ली। वहीं दहशतगर्द तंजीम अलकायदा ने इन ममालिक को अपनी पनागाहें बना रखी है। दूसरी जानिब इराक और पाकिस्तान में कुछ दहशतगर्द तंजीमों ने शिया मुसलमानों को निशाना बनाकर फिरके वाराना तशद्दुद भड़काने की कोशिश की। साथ ही पाकिस्तान में अक़लियती फिरकों के जानो माल के खतरे की वजह से पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार देने की मांग भी की जा रही है। इसी के साथ मंजरनामा में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। مسحرني لبكي اللي أتعشقني विकास की झड़ी लगी, विकास की झड़ी, हुड्डा ने लगा दी है विकास की झड़ी। विकास की झड़ी लगी, विकास की झड़ी, हुड्डा ने लगा दी है विकास की झड़ी। भूपेंद्र सिंह ने जन जन का कल्याण किया, आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। जो हरियाणा